17 जून वालों, अगर इस बार सिलेक्शन पक्का करना है तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। 14 तारीख के एग्जाम पैटर्न को पूरा निचोड़ कर तैयार किया गया है। आज का सेट 25 सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, बस आपको रट लेना है। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया था? तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को मनाया था। इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार से अलग होकर उड़ीसा नया राज्य कब बना था? तो 1 अप्रैल 1936 को बना था। बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य कब बना? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को बना था। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। इसका घनत्व कितना था? तो याद रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो याद रखना है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरे भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो 61.80% थी। याद रखना है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, आपको याद रखना है। तो 2 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के किस जिले से शुरू किया था? तो याद रखिएगा बिहार के, जो कि पश्चिमी चंपारण से शुरू किए थे। और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो याद रखना है, राजकुमार शुक्ल ने। यह सत्याग्रह किस कुप्रथा के विरुद्ध में था? तो याद रखिएगा ये जो कि तीन प्रणाली के विरुद्ध में था। तीन प्रणाली में भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य थी? तो याद रखना है 3/20 भाग पर करना अनिवार्य थी। यानी कि 20 हिस्सा भूमि में से जो कि आपको 3 हिस्सा नील की खेती करना अनिवार्य था। तो याद रखिएगा 3 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखना तीसरा स्थान है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का बिहार का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 2.86% है। तो याद रखना है 4 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध ककुलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन से? तो ये जो कि ककुलत जलप्रपात है, तो ये नवादा जिला में है। ककुलत जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा 47 मीटर है। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो याद रखिएगा किशनगंज में होता है। तो याद रखना है 5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के महानायक बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा जगदीशपुर से किए थे। बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। और वे एक जमींदार थे, ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने किस ब्रिटिश अधिकारी की सेना को बुरी तरह से हराया था? तो कैप्टन ली ग्रैंड की सेना को हराए थे। पटना से 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा पटना से जो कि पीर अली किए थे, 3 जुलाई 1857 को किए थे। तो याद रखना है 6 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संसद में बिहार राज्य से लोकसभा और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा से 40 है और राज्यसभा से कितना है? तो 16 है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में जो कि 243 है। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो 75 है, याद रखना है। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल है। तो याद रखना है 7 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या किए थे? तो वापस कर दी थी। तो याद रखना है। अब महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो याद रखना कैसर ए हिंद की उपाधि। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज ने कौन सी समिति बनाई? तो हंटर आयोग ने।
इस हत्याकांड का आदेश किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था? तो याद रखिएगा जनरल डायर ने दिया था। तो याद रखना 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो याद रखना अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति। यह संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो याद रखना राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में किसके काल में हुई थी? तो याद रखना द्वितीय जो है ना, तो ये जो कि कालाशोक के काल में हुई थी और वैशाली में हुआ था। याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में किसके काल में हुई? तो याद रखना अशोक के जो कि पाटलिपुत्र में हुआ। तो याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में लड़े गए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो याद रखना इब्राहिम लोदी को। और यहाँ पे इस युद्ध में बाबर ने पहली बार किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो तुगलमा नीति और तोपों का प्रयोग किया था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जो कि राणा सांगा को हराया। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना जो कि बंबई में हुई थी और यहाँ पे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। याद रखना है। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जो कि यहाँ पे बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो याद रखिएगा कौन से नारा? तो करो या मरो का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत किस मैदान से हुई थी? तो याद रखना ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? तो याद रखना विधि के समक्ष समानता का वर्णन है। अनुच्छेद 18 में किसका प्रावधान है? तो उपाधियों का अंत का प्रावधान है। और ये सभी अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना है जो कि ये समानता के अधिकार हैं। याद रखना है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। तो याद रखिएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है जिसे 1976 में लागू किया गया था? तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है। यहाँ पे इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो याद रखना जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और जो कि अखंडता को जोड़े गए थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो याद रखना यहाँ पे 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो याद रखना 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? तो ये भी 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना 30 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करते हैं। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष जो कि केसी नियोगी थे। याद रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है एन.के. सिंह है। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है?
तो याद रखना है अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, ठीक है, लेकिन उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार बुलाई गई है? तो केवल 3 बार। धन विधेयक के मामले में क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो नहीं बैठाई जा सकती है। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो याद रखना ये जो कि मानक समय रेखा है नो, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। याद रखना है यहाँ पे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना 5 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो याद रखना कौन सी नदी है? तो गोदावरी है। तो इसे क्या कहा जाता है? और ये देखना ये जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को। तो याद रखना है। और गोदावरी नदी कुल लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो कि 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो याद रखना महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जो कि यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, याद रखना है। और किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा मतलब पवित्र के आधार पर कहा जाता है? तो याद रखना कावेरी नदी को कहा जाता है। मतलब ये जो कि पूछा है दक्षिण भारत की गंगा मतलब पवित्र के आधार पर, तो कावेरी को कहा जाता है। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 7वां स्थान है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। भारत की स्थानीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना है कुल लंबाई जो कि 15,200 किलोमीटर है। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कि बादल, वर्षा, आंधी घटित होती है? तो ये याद रखना है ये जो कि वायु संबंधित जो घटना है नो, तो ये जो कि सारा क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। याद रखना है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये जो कि संताप मंडल में। हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे उत्तम परत कौन सी मानी जाती है? तो संताप मंडल। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो याद रखना जो कि बड़ा है तो भारी भी होगा, तो ये जो कि बृहस्पति ग्रह है। और सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। निकट भी है और सबसे छोटा भी है। याद रखना है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहता है। और किस ग्रह के चारों ओर जो कि स्पष्ट वलय यानी कि छाले पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, यह गति कितनी है? तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। याद रखना है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की गति हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो कि 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस पैमाने पर लगभग कितना होता है? तो याद रखना सेल्सियस पैमाने पर पूछा है। तो याद रखना कितना? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट पर यह तापमान कितना होता है? अगर फारेनहाइट पर हो जाएगा तो ये कि 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन। और किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? तो याद रखिएगा -40 डिग्री पर। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का लगता है? तो याद रखना द्विफोक्सी लेंस। और लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। याद रखना है
तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है? तो याद रखना 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0 होता है। और नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2.2 से 2.4 होता है, मतलब अम्लीय। और यहाँ पे पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक के अंक होते हैं? तो 0 से 14 तक के होते हैं, 0 से 14 तक होते हैं। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा जो कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2 है। जल को शुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का। यहाँ पे मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मीथेन गैस को। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O हो जाएगा इसका सूत्र। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो 28 का आंसर आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह। और कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? तो याद रखना है राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे, जो कि मृत कोशिका की खोज किए थे। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखना ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या निर्धारित करता है? तो लिंग निर्धारित करता है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो याद रखना एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो याद रखिएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से मानव नेत्र में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा रतौनी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा रेटिनॉल है। विटामिन ए का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा माना जाता है? तो गाजर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। तो याद रखिएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जहां पित्त रस का निर्माण होता है? तो याद रखना 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत जो है नो। तो ये जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है जहां पित्त का निर्माण होता है। यकृत का वजन लगभग कितना होता है? तो याद रखना है 1.5 से 2 किलो होता है, 2 किलोग्राम होता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना पिलियन ग्रंथि है। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो ये जो कि पित्ताशय में जमा होता है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन का उपयोग कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना जो कि एथिलीन हार्मोन का उपयोग कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, आपको याद रखना है। पौधे की शीर्ष वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन हार्मोन है। और बीजों के अंकुरन में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो याद रखना जिबरेलिन हार्मोन मदद करता है। तो याद रखिएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखना है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। RBI का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो मुंबई में है। 1969 में भारत में कितने बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का हुआ था। और फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया? तो याद रखना है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 15 मार्च 1950 को हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश से लिया गया था? तो याद रखना रूस से। तो याद रखिएगा 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा को किस तिथि को पूरे देश में लागू किया गया था? यानी GST को कब लागू किया गया था पूरे देश में? तो याद रखना 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को
तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये जो कि अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो याद रखना 101वां संशोधन किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था, तो याद रखना फ्रांस था, जो कि 1954 में ही लागू किया था। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखना मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है, और इन्हें हॉकी का जादूगर यानी जादूगर भी कहा जाता है। याद रखना है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अब किस नाम से जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद के जयंती पर जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो कि जेनेवा में स्थित है, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना 1872 ईस्वी में किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, तो याद रखना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। भारत में नियमित दशकीय मतलब कि हर 10 साल पर जनगणना 1881 ईस्वी में किसके काल में शुरू हुई, तो याद रखना लॉर्ड लिपन के। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो 1951 में। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी, तो याद रखना जो कि ये 15वीं जनगणना थी। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, तो याद रखिएगा जो कि 3 बार किया गया है। पहली बार जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध के चलते हुआ, दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के चलते, और तीसरी बार जो कि 1975 में हुआ जो कि आंतरिक अशांति के कारण हुआ। याद रखना है भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है, तो अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन इसमें बाकी है, यहाँ पे देखो सबसे अधिक बार राष्ट्रीय शासन का प्रयोग किस राज्य में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना दिनों का होता है, तो याद रखिएगा 20 से 120 दिनों का। और यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी की मृत्यु यानी कि गर्भग्रह कहाँ होती है, तो याद रखना पलिया में। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में हुए बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन था। अब बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो याद रखना स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया, तो 1911 में जो कि रद्द किया गया था। याद रखना है जो कि दिल्ली दरबार में। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, तो 1912 में हुई थी। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो कि ये डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है, तो डेसिबल है। समुद्र की गहराई मापने का इकाई क्या है, तो फैथम है। वायुमंडल की दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो याद रखना बैरोमीटर का होता है। तो याद रखिएगा 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1839 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था,
तो याद रखिएगा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने किए थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना है नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने 1897 ईस्वी में किस मिशन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस था। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है? तो याद रखना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेटस रोग हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम जो कि क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से जनन क्षमता में क्या होता है? तो कमी हो जाता है, याद रखनी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो याद रखना विटामिन बी और विटामिन सी जो कि ये जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन ए, डी, ई और के है। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1925 ईस्वी की प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती जो कि अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है, तो इसका आयोजन किस क्रांतिकारी संगठन ने किया था? तो याद रखना हिंदुस्तान पब्लिकन एसोसिएशन संगठन ने किया था। इसका मतलब यहाँ पे इस घटना के आरोप में मुख्य रूप से किसे फांसी दी गई थी? तो याद रखना रामप्रसाद बिस्मिल को, यहाँ पे अशफाक उल्लाह खान को और रोशन सिंह को दी गई थी। यहाँ पे HRA की स्थापना जो कि 1924 में कहाँ हुई थी? तो कानपुर में। 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन किसने रखा? तो याद रखना है चंद्रशेखर आजाद ने। तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है यानी कि संविधान की आत्मा? तो याद रखना है जो कि संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहे थे, जो कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। और यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना है। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। याद रखना है ये जो कि प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा, और इसका जो कि विचार पूछेगा तो याद रखना अमेरिका। तो याद रखिएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो जंगली हाथियों के लिए विख्यात है? तो याद रखना 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये कहाँ पे है? तो केरल में है। ये जो कि कौन सा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि केरल में है, और ये जो कि जंगली हाथियों के लिए विख्यात है। और यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। और यहाँ पे मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान मतलब जो कि ये एशियाई शेरों के लिए कहाँ है? तो ये जो कि गुजरात में है। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस संस्था से की थी? तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से किए थे। और दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ था? तो याद रखना 12 मार्च 1930 को। यह यात्रा कितने दिनों चली थी? तो 14 दिन, मतलब 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने। और यहाँ पे दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखना जो कि ऑक्सीकरण की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है, याद रखना है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखना जस्ता की। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, जो कि यहाँ पे जस्तीनीकरण कहते हैं हिंदी में। तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो याद रखना 42वां संशोधन द्वारा 1976 में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो याद रखना 11 हैं। अब मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सोवियत संघ के। तो याद रखना है 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।